हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आपको? मैंने वीडियो ऑन की। जरा मुझे बताएंगे मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियरली? यस। गुलबानो, थैंक यू। अभी तेरह जॉन, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि बाकी मेंबर भी आ जाए। ओके जी, दुआ मांगो। चलिए जी, लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का। सिंध रेंटल प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था सेक्शन वन से लेके प्रियम्बल से लेके हमने 13 तक पढ़ा। और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी इसके और इम्पोर्टेंट सेक्शंस होंगे कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से क्लियर करें, पूरा टाइम दें उनको, ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड है वो चीज़ें हमारी सारी कवर हो जाएं। तो देखें जी, सिंध रेंटल प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस बेसिकली आज कुछ और भी हमारे मेंबर होंगे जिनको शायद आइडिया नहीं है। मैं उनके लिए थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे दूं। देखें, बेसिकली सिंध रेंटल प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस जो है 1979 में इनेक्ट हुआ। ये एक स्पेशल नेचर का लॉ है जो कि एक्सक्लूसिवली डील करता है। यार अब्दुल्ला रिजवान भाई, स्लाइड्स मेरे पास नहीं है रेडी। आप जो है एक काम करें, आप अभी आपके पास मोबाइल होगा तो आप उसको पीडीएफ खोल लें। सिंध रेंटल प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 का लिखेंगे तो आपका पीडीएफ खोल के बैठेंगे तो उसमें हम सेक्शन वाइज कवर करेंगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी जो भी डिफिकल्टी हो आप फिर मुझसे पूछ लीजिए। तो देखें, इसमें असल में ज्यादा एक्सप्लेन चीजें हो जाती हैं, ज्यादा हम डिटेल में चले जाते हैं तो फिर वो चीजें फिर पीडीएफ में या वो पॉइंट्स पे कवर नहीं कर सकेंगे। बहरहाल, जो सिंध रेंटल प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है ये स्पेशल नेचर का एक लॉ है जो एक्सक्लूसिवली डील करता है रेंट लॉज से रिलेटेड। ये टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे डील करता है। जो सीनियर सिविल जजेस होते हैं या सिविल जजेस होते हैं उनके पास ये कैपेसिटी होती है, उनके पास ये रेंट कंट्रोलर का पावर होता है, वो ये कैसे सुनते हैं। और अब इसमें सेक्शन वन से लेके जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने ये देखा कि मोस्टली 95% जो ये लॉ है वो फेवर कर रहा था टेनेंट को। वन से लेके कल जो हमने 13 तक पढ़ा उसमें हमने देखा कि किस तरीके से लॉ ये कह रहा है कि टेनेंट से आप हायर रेंट चार्ज नहीं करेंगे, इस पर सेक्शन सेवन। लॉ ये कह रहा है कि टेनेंट फेयर रेंट भी करवा सकता है अगर उसको लग रहा है कि ज्यादा है। इसमें लॉ ये कह रहा है कि वो उसको 3 साल तक फिर ज्यादा लैंडलॉर्ड जो है उसको इंक्रीज भी नहीं कर सकता। आप बेसिकली इसका मेन थीम है, जो इसका मेन पॉइंट है लॉ का, वो ये है कि आप विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट अ प्रॉपर चैनल, लीगल प्रोसेस, आप किसी भी टेनेंट को उसके घर से बाहर नहीं निकाल सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? मेन थीम इसका ये है। पूरे तरीके से 95% ये लॉ टेनेंट को फेवर कर रहा था। लेकिन मजे की बात ये है कि अब आगे जो हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो सेक्शन स्पेशली 14 जो पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आप इसमें देखेंगे किस तरीके से लैंडलॉर्ड को जो है इस लेवल तक रखा गया, उसको इस लेवल तक 110% उसको सेक्शन 14 ने फेवर दिया है सर्टेन क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स को। मैं सब लैंडलॉर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ जिनको ये लॉ जो है वो स्पेशली सेक्शन 14 जो है वो बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। देखिए,
हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं, हमने शुरू से इसमें देखा कि लॉ बार बार ये कह रहा है कि आप टेनेंट को विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप नहीं निकालेंगे। अगर आपने निकालना है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आएंगे, आप सेक्शन 15 में जाएं, आप एप्लीकेशंस दें, आप कोर्ट के थ्रू उसको जो है ना अपनी प्रेमिसेस से निकाल सकते हैं, एविक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको इस तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? लेकिन सेक्शन 14 अचानक से एक ऐसा ट्विस्ट ले रहा है। सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर सर्टेन क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स है, मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा कि कौन सी वो कैटेगरीज है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड और सिनेरियो समझा दूं ताकि फिर पढ़ने में इजी हो जाएगा। देखिए, लॉ ये कहता है, सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर सर्टेन क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स जो हैं, जो सेक्शन 14 में डिफाइन किए गए हैं, अगर उनको प्रेमिसेस उनकी चाहिए, उनको पर्सनल यूज के लिए जो उन्होंने रेंट आउट की हुई है वो उनको पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो उनको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, उनको कोई केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस के सेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी उनको प्रोसेस और प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल एक टेनेंट को जो है एक लीगल नोटिस दें, इवन उनको सिंपल नोटिस सेंड करें कि 2 महीने के अंदर अंदर आप मेरी प्रेमिसेस जो हैं इनको खाली कर दें, पर्सनल यूज के लिए मुझे चाहिए। वो 2 महीने में आपको टेनेंट खाली करके देगा, वो इसके लिए बाउंड है। अब लेट सपोज कि अगर टेनेंट जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपके लीगल नोटिस को या आपके सिंपल नोटिस को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर लॉ ये कहता है कि उसके बाद आप वो नोटिस हमारे पास ले आए, रेंट कंट्रोलर के पास आप ले आए, उसको अप्रोच करें। वो नोटिस जो है आपको कोई अलग से सूट फाइल करने की जरूरत नहीं, वो नोटिस ही आपका आपकी रेंट एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। रेंट एप्लीकेशन कंसिडर करने के बाद हम आपको बीइंग रेंट कंट्रोलर में आपको अपने पावर्स यूज करके खुद जो है आपको टेनेंट से आपकी प्रेमिसेस खाली करवा के दूंगा। और सारा ये जो प्रोसीजर है ये समरी प्रोसीजर है, समरी ट्रायल है, इसमें कोई भी जो है लॉन्ग टर्म इसमें प्रोसेस नहीं है, ये क्विकली हो जाता है, विद इन 2 मंथ्स जो है ना इसमें ये सारी चीजें हो जाती है। ये लॉ ये कह रहा है। ठीक है, लॉ ये कह रहा है कि रेंट कंट्रोलर आपको खुद जो है वो प्रेमिसेस खाली करवा के देगा। इवन यहाँ तक कि वो टेनेंट की बात भी नहीं सुनेगा, टेनेंट से कोई WS मींस के रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लेगा, क्योंकि बाकी जितनी भी इसमें सारी चीजें हैं, बाकी जहां पे भी अगर कोई लैंडलॉर्ड कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई एप्लीकेशन दे रहा है, एविक्शन की दे रहा है, जैसे सेक्शन 15 में वो कुछ ग्राउंड्स जिनके ऊपर लैंडलॉर्ड फाइल करता है, एप्लीकेशन देता है कि इसको एविक्ट किया जाए, तो उसके ऊपर टेनेंट को भी सुना जाता है, दोनों पार्टीज को सुन के केस डिसाइड होता है। लेकिन सेक्शन 14 ये कहता है कि हम अदर साइड को सुनेंगे भी नहीं, उससे WS भी नहीं लेंगे, आपको डायरेक्ट खाली करवा के दें। समझ रहे हैं? तो इस हद तक लॉ जो है अचानक से लैंडलॉर्ड के फेवर में आ गया। सेक्शन 13 तक तो हमने देखा कि किस तरीके से लॉ टेनेंट को सर पे बिठा रहा था, लेकिन अचानक से अब उसको इतनी हमदर्दी जो है लैंडलॉर्ड से क्यों होगी, इतनी सिंपैथी उससे क्यों होगी? तो बेसिकली इसका एक रीजन है, वो रीजन ये है कि इसमें जो कैटेगरीज बताई गई हैं लैंडलॉर्ड की, वो बहुत सी वो ऐसे समझ लें कि बहुत मजबूर लैंडलॉर्ड है और बहुत कमजोर से लैंडलॉर्ड है, जिसकी वजह से लॉ उनको इतना फेवर कर रहा है। अब कौन से हैं पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, पहला है इसमें लैंडलॉर्ड जो है वो है विडो। अगर कोई भी लेडी जो विडो है, अगर उसको अपनी प्रेमिसेस जो उसने रेंट आउट की हुई थी, चाहे उसके हस्बैंड की है या अपनी है, वो उसने रेंट आउट की हुई थी, अब विडो होने के बाद उसको चाहिए, तो वो उसके लिए सेक्शन 14 एप्लीकेबल हुआ, वो सेक्शन 14 का बेनिफिट अवेल कर सकती है। देखिए, मान लीजिए इसमें ऐसे होता है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों एक गवर्नमेंट के घर में रह रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है कोई भी हस्बैंड को, एक गवर्नमेंट अपार्टमेंट उनको अलॉट हुआ हुआ है। अब ये होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट घर तो रहेगा नहीं, अब लेडी कहाँ जाएगी, विडो लेडी कहाँ जाएगी? तो उसके लिए विडो लेडी के पास ये ऑप्शन है कि वो जो उसने अपनी जो जगह है वो जो रेंट आउट की हुई थी, उस टेनेंट को वो एक एप्लीकेशन देगी, बल्कि नोटिस देगी, 2 महीने के अंदर अंदर आप जो हमारी जगह है इसको खाली कर दे। अदरवाइज जो है अगर वो नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो सेक्शन 14 हमारे पास है, हम उसका जो है बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो लैंडलॉर्ड है, आप ये भले नोट कर देते हैं, या अगर आप PDF खोल के बैठेंगे तो आपको ये सामने चीजें नजर आ जाएगी। अच्छा जी, दूसरा इसमें है माइनर ऑर्फन।
जो यतीम बच्चा है वो भी सेक्शन 14 की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक गवर्नमेंट अपार्टमेंट में रहते हैं, हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब इस सिचुएशन में हम मानते हैं कि दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, पेरेंट्स डेथ हो जाते हैं, तो ऑर्फन बच्चा जो है वो फिर सेक्शन 14 का बेनिफिट अवेल कर सकता है। वो सारी जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई हैं वो सारी इसके ऊपर अप्लीकेबल हो सकती हैं। थर्ड जो कैटेगरी आ जाती है वो लैंडलॉर्ड ऐसे वाले हैं जो सैलरीड पर्सन है, जो कि माहाना कोई काम करते हैं तो उनको मंथली सैलरी मिलती है। अब वो इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है वो रिटायर्ड होने वाले हैं, या अब वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। अब उनको रहने के लिए अपनी पर्सनल जो जगह है जो उन्होंने रेंट आउट की हुई थी वो उनको चाहिए, तो उसके लिए भी सेक्शन 14 अवेलेबल है। सेक्शन 14 का वो बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 जो आखिरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है कि ऐसे लोग जो इन नेक्स्ट 6 मंथ जो है या तो 60 साल के होने वाले हैं या ऑलरेडी अभी 60 साल के हो चुके हैं। अगर मान लें कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो एक गवर्नमेंट के अपार्टमेंट में रहता है, और 60 साल के बाद जब बंदा रिटायर होता है तो वो अपार्टमेंट वापस लेते हैं। तो अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है पर्सनल यूज के लिए, तो जो उसने रेंट आउट की हुई वो उसको चाहिए। तो इस सिचुएशन में वो सेक्शन 14 का बेनिफिट अवेल कर सकता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों जो है वो लॉ इन लैंडलॉर्ड्स को इतना फेवर कर रहा है सेक्शन 14 के अंदर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, सेक्शन 14 के अंदर आप अगर एक देखेंगे, अगर आपके पास अभी बुक है, आई अज्यूम कि होगी, सेक्शन 14 में पहला पहला वर्ड लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग। अब मुझे बताएं कि नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। देखें इसमें लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस ऑर्डिनेंस और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है। यहां तक का मुझे जरा कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या होता है, नॉट विद स्टैंडिंग का यहाँ पे क्या मतलब होगा, क्यों दिया गया है। यहाँ पे तो सिंपल भी लिख सकते हैं कि भाई विडो हो या कोई भी जो मैंने आपको कैटेगरी बताई हो, वो लोग अगर आते हैं तो वो सेक्शन 14 में ये प्रोसीजर अप्लाई करके अपनी प्रोमिसेस ले सकते हैं। अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे जरा बता सकते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पे क्यों दिया गया है और क्यों लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस or in any other law for the time being in force। इसका क्या मतलब है? सर नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब ये है सर, मेरा नाम तौसीफ है। सॉरी, आवाज आ रही है? तौसीफ आवाज सर, आ मेरा रही नाम तौसीफ है। है? जी 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 भाई बोले। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब मेरे ख्याल में ये हो सकता आप है, इन नॉट। माय ओपिनियन, कि ये इसके अलावा जितने भी हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होती, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे अप्लाई नहीं एग्जैक्टली होती। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखें नॉट विद स्टैंडिंग में आप काफी हद तक सही बोल रहे हैं। देखें इसमें ये है कि नॉट विद स्टैंडिंग का जो बेसिक मतलब होता है, जो बेसिक इसकी मीनिंग है वो ये है कि इसके आगे, नॉट विद स्टैंडिंग के आगे जो भी हम बात कर रहे हैं वो बाकी सारी चीजों के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात? अब यहाँ पे जैसे हमने पहले समझा, पहले हमने पूरा पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 में भी पढ़ेंगे कि टेनेंट जो है, अगर लैंडलॉर्ड जो है उसको अगर प्रेमिसेस चाहिए तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आके वो जो है एक प्रोसीजर प्रॉपर दिया हुआ है उसके थ्रू जो है वो अपनी जो प्रेमिसेस है उसको वैकेट करवा सकता है, उसको खाली करवा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग के बाद जितनी भी चीजें लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि बाकी सारी जितने भी सेक्शन है वो सारे रिलैक्स हो गए। अब यहाँ पे अगर कोई भी माइनर है, कोई भी विडो है, कोई भी जो बाकी दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई उनमें कोई भी फॉल करता है, तो उनके लिए पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो सेक्शन 14 है। इसके अलावा उनको कहीं भी जाने जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उनको कोई भी सेक्शन 15 देखने की जरूरत नहीं है, कोई और प्रोसीजर देखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा ओवर राइडिंग इफेक्ट दे रहा है यहाँ पे, और बाकी सारी चीजों को, बाकी सारे सेक्शंस को रिलैक्स कर रहा है। आपको समझ आ गई बात? आपने काफी हद तक सही बताया बिल्कुल। अब देखें सवाल ये है, यहां तक मैंने आपको बता दी वो सारी बातें जो किताबी बातें हैं। ठीक है। जितनी भी सारी मैंने आपको बताई, आप अगर सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये सारी मैंने आपको किताबी बातें बताई। लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि असल प्रैक्टिस में क्या होता है। जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो चीजें बिल्कुल हमें डिफरेंट मिलती है। हमने किताब में तो पढ़ लिया कि इस तरीके से उनको इतना जल्दी प्रेमिसेस मिल जाती हैं, लेकिन वजह क्या है, रीजन क्या है,
जो इतना सब फेवर करने के बाद भी कोर्ट में जब लैंडलॉर्ड ये एप्लीकेशन लगाता है तो डब्ल्यूएस भी आता है अगली तरफ से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि समरी ट्रायल है, ये कन्वर्ट होकर रेगुलर ट्रायल भी बन जाता है। अदर साइड से डब्ल्यूएस भी हम लेते हैं। इवन यहाँ तक कि आपकी जो, चाहे आप विडो हो चाहे आप माइनर हो, आपकी एप्लीकेशन भी डिसमिस हो सकती है। अचानक से ऐसा इतना बड़ा चेंज क्यों आ गया? जहां तक पहले मैंने आपको पहला इसका जो पर्सपेक्टिव समझाया कि इतना लॉ इसमें फेवर कर रहा है, तो अब अचानक से इतनी बड़ी चेंजिंग क्यों आ गई? और जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे, आप में से ज्यादातर होंगे भी प्रैक्टिस में, आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 क्या कहता है और प्रोसीजर क्या है, प्रैक्टिस में क्या हो रहा है। देखिए प्रैक्टिस में लॉ उनसे डब्ल्यूएस भी लेता है, अदर साइड से आपकी एप्लीकेशन भी डिसमिस कर सकता है। अगर चलो आपकी एप्लीकेशन डिसमिस भी हो, अलाउ भी हो जाती है, तो वो अपील में भी जा सकती है। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए इसका क्या होता है प्रोसीजर, बेसिकली होता क्या है, असल कहानी क्या होती है इसमें। टेनेंट अगर एक दफा मेलाफाइड इंटेंशन शो करवाता है लैंडलॉर्ड की, चाहे वो भले विडो हो, माइनर हो, या जो भी बाकी दो कैटेगरीज हो, अगर एक दफा आपने लैंडलॉर्ड की मेलाफाइड इंटेंशन दिखा दी, तो आपका ये केस जो है वो रेगुलर सूट बन जाएगा। अब मेलाफाइड इंटेंशन क्या है, मेलाफाइड इंटेंशन आप कैसे शो करवाएंगे, स्टेब्लिश करेंगे? देखें बेसिकली क्या होता है, एक विडो है, वो एक सेक्शन 14 की एप्लीकेशन फाइल करती है। वो ये कहती है कि सर मेरा हस्बैंड जो है गवर्नमेंट ऑफिसर था, हमारे पास गवर्नमेंट अपार्टमेंट था हमारे पास, जो कि अब वापस ले गए हमसे गवर्नमेंट वाले, तो अब मेरे पास जगह नहीं है, मुझे जगह ये अपनी मेरी जगह जो रेंट आउट की हुई वो मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। उसके लिए मैं कोर्ट में कोर्ट को अप्रोच किया है मैंने। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, नोटिस होता है, अदर साइड आती है, टेनेंट आता है, वो रेंट कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करता है कि सर बिल्कुल ये ठीक बोले, लेकिन बात ये है कि इनसे आप मुझे एक सवाल करने दें, मुझे आप खुद इनसे पूछे, इन लेडी से पूछे कि ये पर्टिकुलरली मुझसे क्यों खाली करवाना चाह रही हैं। क्या इनके पास सेम उसी एरिया में चार और फ्लैट नहीं है, उनको भी खाली करवा सकती हैं? या आपके सामने उन्होंने ये फैक्ट रखा कि उनके पास और भी चार फ्लैट हैं, चलो हमारे एरिया में नहीं है तो दूसरे एरिया में इनके पास जो दो फ्लैट है वो भी तो रेंट आउट किए हुए हैं, वो उनमें से तो ये उनको खाली करवा सकती है, पर्टिकुलरली मुझे क्यों खाली करवा रही है? आप ये स्टेब्लिश उसमें कर सकते हैं, टेनेंट ये सवाल कर सकता है कि सर बेसिकली इसमें ये, मैं पुराना टेनेंट हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं, मुझे इसमें 10 साल हो चुके हैं, मैं रह रहा हूँ। अब असल मेलाफाइड इंटेंशन जो इसकी नीयत है विडो की मुझे खाली करवाने की, वो ये है कि ये चाह रही कि मैं अभी रेंट जैसे मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ, ये मुझे खाली करवा के किसी और को दे देगी 20,000 रुपये में या 25,000 रुपये में। तो असल जो इनकी इंटेंशन है मुझे निकालने की, ये है। तो जब ये सारी पॉइंट्स निकलती हैं और इनके ऊपर रेंट कंट्रोलर जो है इंक्वायरी करता है, वाकई ये चीजें इस तरीके से निकलती हैं, स्टेब्लिश होती है, तो ये इसका जो समरी ट्रायल का नेचर है वो चेंज होके वो बन जाता है रेगुलर ट्रायल। उसके बाद अलाउ करते हैं टेनेंट को, वो आके डब्ल्यूएस भी देता है, अपने जितने भी कंटेंशन हैं वो शो करता है, और प्रॉपर तरीके से ये जैसे रेगुलर सूट होता है उस तरीके से रेगुलर सूट चलता है। जिसके भी फेवर में आए फिर हमारे पास अपील का ऑप्शन भी होता है। तो ये था बेसिकली सेक्शन 14, जिसमें मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से सेक्शन 14 में आपको फेवर किया जाता है, लैंडलॉर्ड को फेवर किया जाता है। और उसके बाद अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी बन जाती हैं जहां पे मोस्टली ऐसे ही होता है, लैंडलॉर्ड जो है वो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ जो है ना, ये शॉर्टकट लेते हैं निकालने के लिए ना। तो ज्यादातर अगर इसमें आप उनके इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन एक दफा शो कर रहे हो तो आपका केस जो है ना उसके बाद स्ट्रांग बन जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, इसमें एक और बात क्या है कि अगर कोई विडो है, वो विडो होने के बाद या कोई जो जो एक ओल्ड एज का पर्सन है जो रिटायर्ड हो गया है या 60 साल का हो गया है,
वो 60 साल का होने के बाद अगर कोई प्रेमिसेस अपनी रेंट आउट कर रहा है तो वो सेक्शन 14 की एप्लीकेशन, वो सेक्शन 14 का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकता। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? सेक्शन 14 मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इसमें मैसेज में बता दें या नोट कर दें अपने पास, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए जी, सेक्शन 15 पे हम जाएंगे, सेक्शन 15 पढ़ेंगे। और सेक्शन 15, 16 और 17, बेसिकली इन तीनों को जो है ना, जब हम साथ मिला के पढ़ेंगे तो चीजें जो है इजी रहेंगी हमें समझने के लिए। और उसके साथ साथ जो है अलग अलग हम इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो उतना क्लियर नहीं हो जाएगा। अगर हम उनको साथ मिला के पढ़ेंगे तो एक पर्सपेक्टिव, एक सिनेरियो हमारे माइंड में बन जाएगा, ताकि फिर आइंदा इनको इजी होगा रिकॉल करने में। देखिए सेक्शन सेक्शन 15, सेक्शन 15 ये कहता है कि बेसिकली आप देखें, सेक्शन जितने भी रेंट प्रेमिसेस के जो केसेस होते हैं कोर्ट्स में फाइल होते हैं, वो 70 to 75% सेक्शन 15 में ही आते हैं। बेसिकली मैं आपको सेक्शन 15 का थोड़ा सा आइडिया दे दूं, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ 6 से 7 ग्राउंड्स बताए गए हैं। उन ग्राउंड्स के ऊपर अगर कोई टेनेंट उन कैटेगरीज में फॉल करता है, अगर कोई टेनेंट जो है, कोई किराएदार जो है, वो अगर वो ये काम करता है जो कि सेक्शन 15 में मना किए गए हैं, तो लैंडलॉर्ड जो है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जाके एप्लीकेशन दे सकता है सेक्शन 15 में टेनेंट को बाहर निकालने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए, इस सेक्शन को पूरा पढ़ने से पहले आप अगर रिकॉल करें, मुझे जरा बताएंगे आप में से कल कौन कौन थे? अगर आप में से कल कोई हैं, कल कोई थे, तो मैं आपकी ये पॉइंट क्लियर कर दूं, अदरवाइज आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन 5 से अभी इसको। जो भी कल हमारे साथ थे, अगर वो जरा रिकॉल करें, मैंने आपको सेक्शन 5 पढ़ाया था। और सेक्शन 5 में मैंने आपको समझाया था कि सेक्शन 5 अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। सेक्शन 5 ये कहता है कि हर टेनेंसी एग्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो रिटन होनी चाहिए, उसमें वो साइंड होनी चाहिए, वो सील्ड होनी चाहिए। और वो कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा, या कोई सिविल जज करेगा, या कोई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट उसको करेगा। ये सारी चीजें हमने सेक्शन 5 में पढ़ी कि इस तरीके से एग्रीमेंट जो है, बेसिकली जो रेंट एग्रीमेंट है, वो मैंडेटरी है। उसको उसके बगैर आप टेनेंसी उसको नहीं चला सकते, आप किसी को घर किराए पे नहीं दे सकते। ये सेक्शन 5 में था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 5 का जो मैंडेट है वो रिलैक्स कर दिया गया है। सेक्शन 5 में जो शल वर्ड यूज किया गया है उसको हम शल नहीं बल्कि मे यूज करेंगे। और इस सेक्शन को आगे मैं आपको अभी रेफर कर रहा हूँ, आगे जब सेक्शन 15 आएगा तब मैं आपको ये सेक्शन समझाऊंगा। तो अभी देखें, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे सेक्शन 5 का जो मैंडेट है वो रिलैक्स होके और नलीफाई हो रहा है, और वो मैंडेटरी से डायरेक्टरी हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए, बेसिकली जब हम इसका पहला ग्राउंड पढ़ते हैं सेक्शन 15 का, सेक्शन 15 में कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि अगर टेनेंट ये वाले काम करेगा तो उसको एविक्ट किया जा सकता है लैंडलॉर्ड की एक एप्लीकेशन के ऊपर। अब पहला ग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। पहले ग्राउंड में हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेक्शन 5 जो है, जो उसका मैंडेट है, वो नलीफाई हो रहा है। सेक्शन 15 का अगर पहला ग्राउंड हम पढ़ेंगे तो पहला ग्राउंड ये कहता है कि डिफॉल्ट, टेनेंट जो है वो डिफॉल्टर कब बनता है, कब आप टेनेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं इजेक्टमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है। अब बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है, जब आप आपके सामने अगर बुक होगा, आप सेक्शन 15 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर टेनेंट जो है, अगर तो कोई एग्रीमेंट है, पहली बात, अगर तो कोई एग्रीमेंट दोनों के बीच में टेनेंसी एग्रीमेंट है, और उसमें ये चीज मेंशन की गई है, उसमें ये लिखा गया है कि सर इस तरीके से जो है आप हर मंथ 10th ऑफ एवरी मंथ जो है आप मुझे रेंट पे करेंगे। ठीक है सर। अगर डेट मेंशन्ड है कि 10 तारीख को आप मुझे रेंट देंगे, और आप उस 10 तारीख को रेंट नहीं दे रहे हो, रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10 तारीख को देंगे, आपने नहीं दिया, तो 15 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद, 10 तारीख के बाद अगले जो 15 दिन होंगे वो आपका वार्निंग होगा।
जैसे ही 15 दिन खत्म होंगे आपकी कैटेगरी जो है वो डिफॉल्टर की आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लें कि अगर मैं टेनेंट हूँ, मैं 10 तारीख को मैं बाउंड हूँ कि मैं अपने लैंडलॉर्ड को 10 तारीख को रेंट पे कर दूं। ठीक है, अगर मैं 10 तारीख को नहीं दी, मैंने 12 को नहीं दी, मैंने 15 को भी नहीं दी, 16 को भी नहीं दी, मैंने 25 तक, 10 से 15 अगर हम दिन मिलाएंगे तो 25 हो जाएंगे, 25 तक मैंने उसको रेंट पे नहीं की। 26 तारीख जैसे होगी, मेरा जो टेनेंट का जो कैटेगरी है, जो कैपेसिटी है, वहां से वो चेंज होके वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। 26 तारीख को लैंडलॉर्ड मेरे अगेंस्ट में इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉल्टर। समझ आ गई बात? ये था उनके लिए जिन जिन लोगों ने एग्रीमेंट बनाया हुआ है और एग्रीमेंट में डेट मेंशन की हुई है कि सर मैं 10 तारीख को रेंट आपको हर महीने की दे दूंगा, या 12 को दूंगा, या 5 को दूंगा, जो भी है। अब इसमें आगे जब आप पढ़ेंगे, जो ट्विस्ट आगे है, असल जो पॉइंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ सेक्शन 5 से जो कनेक्टेड है, वो ये है कि इसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर 2 महीने तक आपको टाइम है, उसके बाद आप डिफॉल्टर बन जाएंगे। अब अब यहाँ पे बात समझ रहे हैं कि लेजिस्लेचर खुद, लॉ खुद सेक्शन 15 सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस का खुद जो है इसको रिलैक्स कर रहा है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना रेंट पे करेंगे, अदरवाइज आप डिफॉल्टर बन जाएंगे। अब यही पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपका मैंडेट कहाँ चला गया सेक्शन 5 का? वो जो कहते हैं कि सेक्शन 5 जो है एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, वो साइंड होनी चाहिए, सील्ड होनी चाहिए, वो जो है अटेस्टेड होनी चाहिए कंट्रोलर से, वो सारी चीजें कहाँ गई? सेक्शन 15 तो खुद कह रहा है कि एग्रीमेंट है तो 15 दिन, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 महीने कर लेते हैं, टाइम एक्सटेंड हो गया। तो फिर इसका मैंडेट सेक्शन 5 तक कहाँ गया? इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं, कुछ व्यूज भी हैं, वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे ये कहती है कि अगर लेजिस्लेचर खुद, कानून खुद जो है इसको रिलैक्स कर रहा है सेक्शन 5 को अंडर सेक्शन 15, तो हम इसको फोर्स क्यों करें? मैंने जैसे आपको पहले पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि सेक्शन 15 जो है वो सेक्शन 5 जो है उसका मैंडेट जो है वो नलीफाई हो गया, वो रिलैक्स हो गया है। तो सेक्शन 15 बेसिकली उसका मैंडेट नलीफाई कर रहा है। अब आपको समझ आ गई बात मेरी? अब इसमें बाकी और भी ग्राउंड्स हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी उसमें मैंने आपको ये कवर करवा दी है। देखिए इसका दूसरा जो ग्राउंड है वो ये है कि बेसिकली सेक्शन 15 का ग्राउंड, कुछ ग्राउंड दिए गए जिनके ऊपर टेनेंट को हम एविक्ट कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम जो है इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर सकते हैं। पहला ग्राउंड मैंने आपको समझा दिया, पहला ग्राउंड है डिफॉल्टर का। अगर आपका टाइम मेंशन है तो 10 दिन 15 दिन बाद आप डिफॉल्टर बन जाएंगे अगर आप रेंट नहीं देंगे तो। अगर कोई डेट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो फिर 2 महीने तक, अगर ये जो है इस महीने में मैंने नहीं दिए, अगले महीने नहीं दिए, तो तीसरे महीने में मैं डिफॉल्टर हूँ। तो उसके बाद जो है ग्राउंड बन जाएगा लैंडलॉर्ड के पास कि वो मेरे केस में सूट फाइल कर सकता है इजेक्टमेंट का। ठीक है सर, सेक्शन 15 के अंदर। उसके बाद आ जाता है दूसरा ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर जो है मैंने मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं अगर किसी को अपनी प्रेमिसेस जो है रेंट आउट कर रहा हूँ और वो बंदा जो है आगे सबलेट कर रहा है, तो उसमें जो है आपका ये ग्राउंड है कि आप उसको एविक्ट करवा सकते हो। समझ गए? अगर कोई टेनेंट है वो खुद जो है चला गया कहीं और, ये शहर छोड़ के या कोई एरिया छोड़ के, और उसने किसी और को रेंट आउट कर दी, तो सबलेटिंग जो है ग्राउंड है आपको इजेक्टमेंट का सूट फाइल करने का। दूसरा इसमें ग्राउंड क्या है? पर्पस। पर्पस क्या है? मैंने अब ये जो जगह ली हुई है, लेट सपोज कि मैंने अगर ये फ्लैट लिया हुआ है, मैंने ये प्रेमिसेस ली हुई है कि सर यहाँ पे मैं कोचिंग दूंगा, मैं यहाँ पे लॉ का जो है, लॉ के जो क्लासेस लूंगा, और इस पर्पस के लिए मैं प्रेमिसेस ले रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद कुछ दिन बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लॉ की क्लासेस नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे कुछ और काम कर रहा हूँ, कोई और मैं यहाँ पे कोई और, मैंने कोई होटल खोल के बैठ गया हूँ, कोई मैं कैफे खोल के बैठ गया हूँ, तो मेरा पर्पस जो है वो चेंज हो गया। तो पर्पस चेंज होना भी एक ग्राउंड है आपको इजेक्टमेंट का सूट फाइल करने के लिए। आप उसकी उस ग्राउंड के ऊपर भी सूट फाइल कर सकते हैं कि सर इन्होंने मुझसे
जो प्रेमिसेस ली थी वो तो इस बेसिस के ऊपर ली थी कि सर आप जो है यहाँ पे टीचिंग करेंगे, लेकिन आप तो यहाँ पे कैफे खोल के बैठ गए। तो ये तीसरा ग्राउंड है। उसके बाद है कंडीशंस को इन्फ्रिंज करना। उसके बाद चौथा है कि अगर आप कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, उससे आपके नाइबर्स को परेशानी हो रही है, आपके पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, आप फुल वॉल्यूम पूरी रात जो है आप सॉन्ग चला के बैठे हुए हो, कोई और काम कर रहे हो, किसी भी तरीके का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, तो ये भी एक ग्राउंड है आपको एविक्ट करने का। ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा कि अगर आप कोई मटेरियल, आप प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हो, अब जो आपने प्रॉपर्टी ली हुई अगर आप उसको नुकसान कोई पहुंचा रहे हो, उसकी मटेरियल को कंपेयर कर रहे हो, तो ये भी ग्राउंड है आपको निकालने का। उसके साथ साथ जो इसमें है, जो इम्पोर्टेंट जो है ग्राउंड है इसके, और वो आखिरी के दो हैं, 6 और 7। 6 ये कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है वो ये कहता है कि सर ये बिल्डिंग जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, मुझे इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करवानी है, या इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ के और दोबारा से रीबिल्ड करवाना है, तो ये भी एक ग्राउंड है टेनेंट को उस प्रेमिसेस से बाहर निकालने का। अब इसमें आपका सवाल ये होगा कि सर फिर तो हमने सारी ये जो जितनी भी चीजें पढ़ी या जितना भी हमने पढ़ा पढ़ा कि ये सारी चीजें हमने करनी है, प्रोसेस के थ्रू चलना है, और वो चीजें फिर उनका फायदा क्या, हम तो डायरेक्ट एक एप्लीकेशन दे दें कोर्ट में जाके रेंट कंट्रोलर के पास के सर मुझे तो एक झूठी एप्लीकेशन दे देते हैं कि सर मुझे, मैं अपनी प्रेमिसेस को जो है रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा हूँ, या उसको जो है रीबिल्ड करवाना चाह रहा हूँ पूरा तोड़ के, आप इसको निकाल दें, तो देरी कितनी लगेगी, फिर हमें ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या है। तो देखें इसमें जवाब ये है इसका, लॉ ये कहता है कि अगर आप जो है मुझे जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप उस बंदे को निकाल रहे हो अपने टेनेंट को, ठीक है, या आप रीबिल्ड के लिए इस टेनेंट को बाहर निकाल रहे हो, तो वो भी लॉ ने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया। मैंने आपको जो क्वेरी बताई, मैंने जो आपको क्वेश्चन करा उसका जवाब दे रहा हूँ कि लॉ ने उसका भी एक सेट प्रोसेस बना दिया, एक टाइम फ्रेम बना दिया, और टाइम फ्रेम लैंडलॉर्ड को दे दिया कि इस टाइम तक अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाई, रीबिल्डिंग नहीं करवाई, तो फिर जो है वापस हम उसी टेनेंट को जो है रीस्टोर कर देंगे, उनकी जो टेनेंसी है, उसकी जो प्रेमिसेस है, पोजीशन जो है वो रीस्टोर कर देंगे। समझ रहे हैं? तो हर चीज का एक प्रोसेस है। अब वो टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड ये है कि अगर मैं बीइंग अ लैंडलॉर्ड, मैं टेनेंट से जगह खाली करवा रहा हूँ कि सर मुझे ये जगह खाली करके दे, मैं इसको रिस्टोर कर रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा हूँ पूरा तोड़ के, या तो मैं इसको जो है रीबिल्ड करवाना चाह रहा हूँ, ऐसे सीन्स होते हैं। देखें जैसे आप सदर में चले जाएं, पूरी पूरी 2000 1000 साल पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, उनमें तो जो है केएमसी और इनके सर्टिफिकेट्स भी इशू किए हुए हैं कि भाई ये बिल्डिंग्स जो है अब तो ये रिटायर्ड हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। तो उनके भी तो लैंडलॉर्ड्स है ना, वो ये प्ली ले सकते हैं, ये ग्राउंड ले सकते हैं कि सर ये तो सर्टिफिकेट भी अब इशू हो गया है, ये बंदा खाली नहीं कर रहा, मुझे दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्शन करवानी है, या तोड़ के इसको पूरा डिमोलिश करके इसको रीबिल्ड करवाना है, तो इसको खाली करवा के दे। तो कोड ये कहती है कि ठीक है हम आपको खाली करवा के देंगे, लेकिन हम आपको एक सेट फ्रेम ऑफ टाइम दे रहे हैं, उस फ्रेम वर्क में, उस फ्रेम टाइम में आपने अगर काम नहीं किया तो हम इसको रिस्टोर कर देंगे, इसकी पोजीशन रिस्टोर कर देंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप सेक्शन 15 का सब क्लोज जो 3 है वो पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड ये है कि लॉ कहता है कि ठीक है मैंने आपको खाली करवा के दे दिया, अब आप इस पे रिकंस्ट्रक्शन शुरू करें, ठीक है, या इसको जो अगर आप डिमोलिश करना चाहते हैं तो वो डिमोलिश करें विद इन 6 मंथ्स। अगर आज जो है मुझे जगह खाली करके दे रहे हैं, तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मुझे अपनी जो प्रेमिसेस है उसको डिमोलिश करना है, ताकि जो मैंने प्ली ली है उसके अगेंस्ट में फिर वो रिस्टोर पोजीशन ना कर पाए। मुझे वो टाइम पीरियड, अगर मैं उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर डिमोलिश नहीं कर रहा हूँ, तो रेंट कंट्रोलर वापस टेनेंट को जो है रिस्टोर कर सकता है उसकी पोजीशन। 6 महीने का टाइम पीरियड देते हैं, 6 महीने में आप रिस्टोर करें या रिकंस्ट्रक्शन करें, और सॉरी 6 महीने के अंदर आप डिमोलिश करें इसको, और डिमोलिश करने के बाद विद इन 2 इयर्स, अगर आज आपको खाली करके दे रहे हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आप उसको दोबारा से उसका रीबिल्ड का काम शुरू कर दें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये टाइम पीरियड था फिक्स किया हुआ
लॉ ने कि इस तरीके से होता है, अगर आपका झूठ बोल के आप उसको निकाल रहे हैं और आप रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे और रीबिल्ड नहीं करवा रहे, तो हम उसको वापस जो है रिस्टोर कर देंगे। तो हर चीज का एक सेट मैकेनिज्म है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन जो है हमारा इसी में एक और आखिरी ग्राउंड है, वो है पर्सनल यूज के लिए। मान लो अगर मेरी एक बिल्डिंग है, मैं पर्सनल यूज के लिए लेना चाह रहा हूँ, तो मैं पर्सनल यूज के लिए मोस्टली जो ग्राउंड यूज करते हैं प्रैक्टिस में, वो पर्सनल यूज का ही यूज करते हैं। लेकिन उसमें भी एक सेट टाइम पीरियड है। उसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप जो है, मान लो कि अगर आप 1 साल के लिए पर्सनल, मान लो कि आप पर्सनल यूज के लिए एक बिल्डिंग ले रहे हो, ठीक है, आपने रेंट आउट की हुई थी, आपने वहां से वापस ली। वापस लेने के बाद अब आप जा रहे हो, आप कोर्ट में आपने प्ली की कि सर ये मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। आपको कोर्ट ने वो खाली करवा के दे दी। लेकिन आपने क्या किया कि पर्सनल यूज तो नहीं किया आपने, आज खाली हुई है तो विद इन 1 ईयर आपने 1 साल के अंदर अंदर उसको दोबारा किसी और को रेंट आउट कर दी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आप जो है आपके अगेंस्ट जो एक्शन भी लिया जा सकता है, और जो टेनेंट था जिसको आपने एविक्ट किया है, जिसको निकाला है, उसको वापस रिस्टोर भी किया जा सकता है। यहाँ तक सेक्शन 15 था। आई होप कि आपको सेक्शन 15 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेक्शन 15A है, जो कि बेसिकली एक पेनल्टी क्लॉज है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी इसमें, जैसे मैंने आपको ये पेनल्टी क्लॉज है पर्टिकुलरली डील करता है जो सब क्लॉज 7 मैंने आपको बताया पर्सनल यूज का। पेनल्टी ये पर्टिकुलरली उस सब क्लॉज 7 पर्सनल यूज के लिए, अगर कोई लैंडलॉर्ड ये बोल के जगह खाली करवाता है कि मुझे ये पर्सनल यूज के लिए चाहिए, और उसके बाद लेने के बाद ये 1 साल के अंदर अंदर दोबारा जो है उसको रेंट आउट कर देता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी? पेनल्टी एक तो ये होगी कि उसको 1 साल तक का जो रेंट का अमाउंट है, जैसे अगर कोई टेनेंट है 10,000 रुपए दे रहा है, तो साल का कितना बनेगा? 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए लैंड लॉर्ड से चार्ज किया जाएगा एज अ पेनल्टी, और वो टेनेंट को दिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? दूसरा क्या होगा, दूसरा जो उसको जगह, जो पुराना जो टेनेंट था जो उसको खाली करवाया गया, उसको वापस रिस्टोर किया जाएगा। ये दोनों चीजें इसमें होंगी। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन 15। अब मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 15, 16, 17 ये तीनों जो है हमने साथ मिलके पढ़ने। अब सेक्शन 15 में हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आप जो है कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आप टेनेंट को बाहर निकाल सकते हैं। सारे ग्राउंड्स हमने देख लिए। हमने देखा कि अगर कोई झूठ बोल रहा है और लैंडलॉर्ड जो है मेलाफाइड इंटेंशन है, तो उसके लिए हमने पेनल्टी भी देख ली। अब हमने देखना है सेक्शन 16 को। बेसिकली सेक्शन 16 में ये एरियर्स ऑफ रेंट, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बाकी जो आपके बकाया पैसे। अब मान ले सेक्शन 15 में मैं बीइंग अ लैंडलॉर्ड, मैं एक टेनेंट को निकालना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं डिफॉल्ट की ग्राउंड पे निकालूं या पर्सनल यूज के लिए मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें यह है कि निकालने से पहले मैंने एक इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर दिया सेक्शन 15 के अंदर। उसके साथ साथ मैंने एक एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 16 की। बेसिकली सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर किसी टेनेंट के अगेंस्ट आपके कोई एरियर्स रहते हैं, कोई रेंट बकाया रहती है, तो आप सेक्शन 15 में क्लेम कर सकते हो, सेक्शन 16 में क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये होगा, ये आप जब आप सूट फाइल करते हो ना, जैसे हम आपने देखा होगा, जैसे हम इंजंक्शन का सूट फाइल करते हैं, परमानेंट इंजेक्शन बोलते मांगते हैं, तो उसके साथ साथ हम टेम्पररी इंजेक्शन भी मांगते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम इजेक्टमेंट का सूट फाइल करेंगे टेनेंट को बाहर निकालने के लिए, तो उसके साथ साथ हम सेक्शन 16 की एप्लीकेशन भी लगा देंगे कि सर इसके जो इतने ड्यूज में जो रहते हैं वो भी मुझे लेके दें। एरियर्स ऑफ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट से आप समझ जाएं कि जितना जो बाकी ड्यू है वो आप उससे। तो ये एक मिसलिनियस एप्लीकेशन है, बेसिकली मिसलिनियस एप्लीकेशन है। ये पूरा केस डिसाइड होने से पहले पहले जो है ना, ये पहले अगर मैं एक जजमेंट का सूट फाइल कर रहा हूँ, उसके साथ ही मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ, तो पहले मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसाइड होगी, कोर्ट इंक्वायरी करेगी, देखेगी कि वाकई जो है एरियर्स ऑफ रेंट उसकी तरफ रहते हैं या नहीं रहते। अगर तो रहते हैं तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी कि आप ये जो बकाया बकाया पैसे जो आपके 3 साल से आपने पे नहीं किए हैं, आप जबरदस्ती इसके घर में रह रहे हो बगैर किसी रेंट के, वो पूरे के पूरे 3 साल के आप यहाँ पे करेंगे, कोर्ट में डिपॉजिट करेंगे। साथ ही जब तक केस चल रहा है, जब तक फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट नहीं हो जाता, तब तक आप जो है मंथली रेंट भी इसका देंगे।
ये पूरा सेक्शन जो है सेक्शन 16 में ये पूरा प्रोसीजर इसका दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात मैंने आपको समझा दी कि एप्लीकेशन 16 में मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सर इसकी तरफ इसको निकालने से पहले मुझे इससे रेंट लेके दें। ठीक है, तो रेंट के वो जो मिसलिनियस एप्लीकेशन है पहले वो डिसाइड होगी। रेंट कंट्रोलर मिसलिनियस एप्लीकेशन के ऊपर इंक्वायरी उठाएगा, उसको बोलेगा कि इतने ड्यूज आपके ऊपर हैं वो आप पे करें, साथ ही मंथली जो रेंट है वो भी आप पे करेंगे जब तक ये केस डिसाइड होगा। अब इसमें दो सिचुएशंस हैं, अगर तो वो रेंट पे कर देता है और सारे ड्यूज क्लियर कर देता है, उसके बाद अगर उनके बीच में कोई कंप्रोमाइज होता है तो आपकी एप्लीकेशन सेक्शन 15 वाली डिसमिस हो जाएगी। अगर आप दोनों एग्री हो जाते हैं कि ठीक है सर हम अब से आगे जो है जितने भी हमारी कंटेंशन से खत्म होगी अब से मंथली में रेंट पे करूंगा, तो वो केस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया विद इन टाइम, विद इन अ टाइम जो है आपने वो रेंट पे नहीं किया, इंक्वायरी होगी, रेंट कंट्रोलर ने आपको बोल दिया कि पैसे पे कर दो, आपने नहीं किए, तो उसके बाद आपको क्या लॉस है? आपको ये लॉस है कि आपको आप जो आपका जो डिफेंस का अपॉर्चुनिटी है जो आपको डब्ल्यूएस आप देंगे सेक्शन 15 में डिफॉल्ट की ग्राउंड पे जो आपके अगेंस्ट में सूट फाइल किया हुआ है वो सारे खत्म हो जाएंगे। वो फिर एक्स पार्टी केस चलेगा, एक्स पार्टी केस चल के फिर वो लैंडलॉर्ड के फेवर में डिसाइड होगा, आपकी तरफ से कोई भी डिफेंस सुना नहीं जाएगा। ये था सेक्शन 16 एरियर्स ऑफ रेंट। आई होप कि ये आपको जो है यहाँ तक समझ आ गया होगा और इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं पेश आई होगी। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। अब देखें मैंने आपको समझा दिया कि सेक्शन 15 और सेक्शन 16 जो है दोनों किस तरीके से लैंडलॉर्ड जो है उसमें से फायदा ले सकता है। सेक्शन 15 में टेनेंट को निकालने के लिए सूट फाइल करेगा, साथ ही साथ सेक्शन 16 में वो रेंट जो बकाया है वो लेने के लिए एक मिसलिनियस एप्लीकेशन भी लगा देगा। अब सेक्शन 17 ये कहता है कि मान लो ये सारी चीजें तो उसने कर दी, लेकिन अगर ये चीज साबित हो जाती है कि रेंट कंट्रोलर जो है सॉरी जो लैंडलॉर्ड है उसने ये सारी चीजें झूठी की है, वो जो उसने जो एविक्शन करवाई है जो टेनेंट को निकाला है वो सारा जो है वैक्सेसिस था, वो झूठा था और वो फ्रॉडी था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, उसने तो सारा झूठ करके उसने उसको निकाला है, तो क्या होगा? फिर सेक्शन 17 इसमें ये कहता है कि अगर एक दफा टेनेंट ये चीज बाद में साबित कर सकता है या कर देता है कि सर इसने जो मुझे एविक्ट किया है बेसिकली ये तो फ्रॉड किया है इसने मेरे साथ, ये तो इसने झूठ बोला है। अगर मान लो कि सेक्शन 15 में कोई बोलता है कि मैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए या जो है रीबिल्ड के लिए मुझे ये जगह खाली करवानी है, या कोई बोलता है कि सर मुझे पर्सनल यूज के लिए ये जगह चाहिए, ठीक है, और मैं इसमें खुद रहूंगा और इसके इससे मुझे खाली करवा के दे दे, और आपको रेंट कंट्रोलर खाली करवा के देता है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते हैं? आप विद इन 1 ईयर आप उसको दोबारा रेंट आउट कर देते हैं किसी और को हायर रेंट पे। तो इससे साबित होता है कि आपकी मेला फाइड इंटेंशन थी, आप तो खुद चाह रहे थे कि ये निकले। आपको तो मतलब ये जो सेक्शन 15 में केस फाइल किया है इजेक्शन का और जो ये जो एविक्शन हुई है ये सारी झूठी है, फ्रॉड है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? सेक्शन 17 ये कहता है कि आपके ऊपर जो है फाइन इम्पोज होगा और इसमें 10 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा आप पे करेंगे। अब देखें 10 टाइम्स ज्यादा आप कैसे पे करेंगे? लैंडलॉर्ड को ऑर्डर होगा कि मान लो टेनेंट जो है वो 10,000 रुपये पर मंथ पे करता था, फाइन आपके ऊपर कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। अब आप 10,000 को 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो आप 1 लाख रुपए जो है वो उसको पे करेंगे, किसको? टेनेंट को पे करेंगे एज अ फाइन। क्यों? क्योंकि उसने आपको जो है झूठे तरीके से आपको प्रेमिसेस से बाहर निकाला है, एज अ फाइन हो जाएगा। साथ ही साथ टेनेंट जो है उसको वापस रीस्टोर किया जाएगा अपनी प्रेमिसेस में जहाँ पे वो था। तो यहाँ तक सेक्शंस जो है 15 16 17 ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज होते हैं, एग्जाम्स में भी होते हैं, जुडिशरी में भी होते हैं और प्रैक्टिस के हवाले से भी ये काम की चीजें हैं। ठीक है, अब सेक्शन 18 आ जाता है। सेक्शन 18 बेसिकली एक कोई इसमें इतना वो नहीं है समझने वाली बात, सिंपल ये कहता है कि मान लो अगर आप मैं टेनेंट हूँ यहाँ पे, मेरा मालिक मकान जो है वो चेंज हो जाता है, वो मालिक मकान जगह सेल कर देता है, ठीक है, सेल कर देता है किसी भी थर्ड पर्सन को, चाहे वो सेल कर दे, गिफ्ट कर दे, किसी भी तरीके से
वो कर देता है, उसको रजिस्ट्रेशन हो जाती है, सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद मेरा ओनर, आप बेसिकली कहने का मकसद ये कि ओनर मेरा चेंज हो गया। जब मेरा ओनर चेंज होगा तो सेक्शन 18 ये कहता है कि ओनर, जो नया ओनर होगा, वो आपको इंटीमेशन देगा। वो बताएगा कि अब से जो है ये इसका ओनर मैं हूँ, ये सेल डीड है या ये गिफ्ट डीड है, इसके थ्रू मैं ओनर बना हूँ, सारी चीजें मेरे नाम पे ट्रांसफर हुई है। अब आप जो है, जो रेंट होगा वो आप अगले महीने से मुझे पे करेंगे। अगर मैं पे नहीं करता, उसमें मैं 30 दिन का लेट करता हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर मैं डिफॉल्टर की कैपेसिटी में आ जाऊंगा, और मेरे अगेंस्ट में जो नया लैंडलॉर्ड है वो इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफॉल्ट। बेसिकली सेक्शन 70 18 इतना ही था। सेक्शन 19, सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखें, स्पेशल नेचर के जितने भी स्टेट्यूट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, या तो वो प्रोसीजर अपना बताते हैं कि ये प्रोसीजर होगा, या तो वो प्रोसीजर किसी और लॉ से अडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर हम स्पेशल रिलीफ एक्ट की बात करें, तो उसका जो प्रोसीजर है वो सीपीसी से होता है। ठीक है, उसने अडॉप्ट किया हो, उसका अपना प्रोसीजर कोई भी नहीं है। लेकिन सिंध रेंटल प्रोमिसेस ऑर्डिनेंस सेक्शन 19 में अपना प्रोसीजर बता रहा है कि हमारे यहाँ जो है जो रेंट केसेस होंगे, उनका प्रोसीजर, जो जो कोर्ट्स का प्रोसीजर होगा, वो इस तरीके का होगा। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी, यहाँ पे इसका अपना प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, वैसे ही है, सेम वैसे ही है जैसे सिविल कोर्ट्स में होता है, सीपीसी का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है वो आगे पीछे किया गया है। अब इसमें बताया गया है कि आप जो है, लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन के बाद नोटिस जाएंगे टेनेंट को, टेनेंट विद इन 15 डेज जो है डब्ल्यूएस देगा, रिटर्न स्टेटमेंट देगा, ठीक है, अपना रिप्लाई देगा एज अ डिफेंस। अब सीपीसी में कितना है, 30 दिन है डब्ल्यूएस देने का टाइम, यहाँ पे 15 दिन आ गया। जब डब्ल्यूएस आएगा तो हारिस, यार आप एक काम करें, आप अगर आपके पास मोबाइल है तो आप वहां से पीडीएफ खोल लें, सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस। अगर वो आपके पास नहीं है, तो फिर मैं आपको जो है इनको बोलूंगा, जिन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई है पाकिस्तान लॉयर्स ने, तो वो आपको एक ग्रुप में जो है ना पीडीएफ फॉर्म सेंड कर देंगे लैंडलॉर्ड के हवाले से। आप पीडीएफ, ये जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी बुक में ही है, मैं जरा इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अगर पीडीएफ अपना सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के हवाले से अगर पीडीएफ सामने खोल के बैठेंगे ना, आपको क्रोम पे मिल जाएगा, तो वो आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो देखिए, हम बात अभी कर रहे थे प्रोसीजर के बारे में। तो प्रोसीजर जो है सेक्शन 19 में दिया गया है, प्रोसीजर इसका अपना प्रोसीजर है। सही है सर। अब इसमें प्रोसीजर ये है कि हम नॉर्मली जैसे एक कोई बंदा सूट फाइल करता है, तो अदर साइड को नोटिस जाते हैं, वो डब्ल्यू देते हैं 30 दिन में सीपीसी के अंडर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ जो है 15 दिन का टाइम होता है यहाँ पे अदर साइड के लिए। ये डिफरेंस आ गया। जब डिफेंस आ जाएगा, डब्ल्यूएस आ जाएगा, तो उसके बाद जो है एफिडेविट एविडेंस होता है यहाँ पे। अब जो प्रैक्टिस में लोग हैं आप में से, वो समझ जाएंगे कि एफिडेविट एविडेंस क्या होता है। जो प्रैक्टिस में नहीं है वो नहीं समझेंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वरना ये इतनी वो चीज है नहीं कि इसको भी समझाया जाए। देखिए, एफिडेविट बेसिकली आप ऐसे समझें कि अगर मैंने केस फाइल किया है, अदर साइड ने उसका डिफेंस दे दिया है, रिटन स्टेटमेंट दे दिए, फिर मैं अपना एविडेंस चलाऊंगा। एप्लीकेंट मैं हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन होती है, इसलिए मैं एप्लीकेंट बोल रहा हूँ। मैं एप्लीकेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे एविडेंस अपना दूंगा। सीपीसी में क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। मतलब वहां पे जबानी जाके बंदा खुद बताता है कि सर ये ऐसे ऐसे सीन है, ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, एफिडेविट एविडेंस देते हैं, मतलब आप बोल के कुछ नहीं बताते, आप लिख के वो चीज देते हो। तो वही चीज आप जब लिख के दोगे तो एफिडेविट एविडेंस कहते हैं उसको। वो चीज हो जाएगी। और एप्लीकेंट जो है एफिडेविट एविडेंस देगा, उस पे अदर साइड जो है वो क्रॉस करेगी, उसको क्वेश्चंस पूछेगी, उनकी साइड क्लोज हो जाएगी। उसके बाद जो अदर साइड है, टेनेंट है, वो अपना एफिडेविट में एविडेंस देगा। फिर उससे जो है एप्लीकेंट का जो वकील होगा, वकील साहब वो क्वेश्चन करेंगे, उससे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें होंगी। उसके बाद इस पे फाइनल ऑर्डर होता है।
अब यहाँ तक ये प्रोसीजर आपको समझ आ गया। यहाँ पे बेसिक कहने का मकसद ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्वेश्चन भी यही आता है कि क्या रेंट सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस के ऊपर सीपीसी अप्लाई करता है या नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि सीपीसी इसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। हाँ, कुछ हद तक सर्टेन एक बाउंड्रीज है, उस हद तक जो है सीपीसी अप्लाई करता है सिंध रेंटल प्रोमिसेस ऑर्डिनेंस के ऊपर। अब वो क्या बाउंड्रीज हैं, वो क्या चीजें हैं, उनको समझने के लिए फिर हमें सेक्शन 20 को देखना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीजें सीक्वेंस में दी गई हैं, अगर आप इसको सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे, अगर अब अभी अब आपके सामने है, तो आप अगर सेक्शंस को मिला के पढ़ेंगे तो कल को आपको रिकॉल करने में इजी होगा। आप सेक्शन 7, 8, 9 इनको एक साथ पढ़ें। पहले क्या लिखा हुआ है, हायर रेंट नहीं हो सकता। अगर चलो हो गया तो आप उसको फेयर रेंट करवा सकते हो। फेयर रेंट वंस हो गया तो आप उसको उसके बाद दोबारा कभी 3 साल तक वो हायर रेंट नहीं हो सकता। ये तीनों ने इसमें एक सिनेरियो में 3 सेक्शन कवर हो गए। मैंने जैसे आपको बताया सेक्शन 15, 16, 17, वो एक ही बात में तीनों सेक्शन कवर हो रहे। आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आपको दोबारा इनको रिकॉल करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अब सेक्शन 15 में, सेक्शन 19 में हमने पढ़ा कि सीपीसी इस पे अप्लाई नहीं करता, इसका अपना प्रोसीजर है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसका कुछ हिस्सा सीपीसी का इस पे अप्लाई करता है। अब वो कौन सा हिस्सा है सर, वो सेक्शन 20 में बताया गया है कि वो कौन सा हिस्सा है जो इस पे अप्लाई करता है। 4 चीजें ऐसी हैं जो कि सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस ने सीपीसी से ली हुई है। ठीक है, वो आपको मैं उनके जो लीगल प्रोविजंस हैं उनके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सीपीसी जाके खोल के देखेंगे तो आपको वो वहीं पे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये है, सेक्शन 20 का जब हम पढ़ेंगे, जब टाइटल पढ़ेंगे तो उसकी हेडिंग ये है कि पावर ऑफ सिविल कोड। समझ रहे हैं मेरी बात। अब इसमें कोड से सिंध रेंट ऑर्डिनेंस ने सीपीसी से 4 चीजें अडॉप्ट की हैं। 4 ऐसे पावर उससे अडॉप्ट किए हैं कि सर ये आप हमें दे दें, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये हम खुद से नहीं कर सकते। समझ रहे हो। अब 4 ऐसे कौन से पावर हैं जो कि हमने सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस ने सीपीसी से अडॉप्ट किए। पहला नंबर है समनिंग एंड enforcing the attendance of any person examining him on oath। अब किसी भी पर्सन की अटेंडेंस हमने करवानी है। अब कोई एक बंदा है, अदर साइड का है, हमारा विटनेस है, अदर साइड का विटनेस है, नहीं आ रहा है, क्या करें, किस तरीके से उसको बुलाएं। उसके लिए हमने सीपीसी से अडॉप्ट किया है पावर, जो कि ऑर्डर 16 और उसका रूल 1 और ऑनवर्ड जितने भी रूल हैं उनमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से सिविल कोड जो है वो एक अटेंडेंस एनफोर्स करवाती है किसी भी पर्सन की। समझ रहे हो मेरी बात। सेम उसी तरीके से रेंट कंट्रोलर भी वही चीज करेगा। तो पहला पावर हमने ये अडॉप्ट किया कि किसी की भी अटेंडेंस किस तरीके से एनफोर्स करवानी है, किसको किस तरीके से बुलाना है, वो हमें सीपीसी के ऑर्डर 16, आप नोट कर लें, ऑर्डर 16 रूल 1 से हमने अडॉप्ट कर लिया। दूसरी चीज इसमें जो हमने अडॉप्ट की है वो है कंपेलिंग प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्स को देखना है, किसके पास है, कैसे आएंगे, उनकी प्रोटेक्शन करवानी है कोर्ट में, भाई ये ले आओ डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास सेल डीड है या कुछ और चीजें या ये चीजें, कोई भी आप अपनी चीज स्टेब्लिश करना चाहते हो, उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा वो ले आओ। नहीं लेके आ रहा, उसकी प्रोटेक्शन कैसे हम करवा सकते हैं। उसके लिए फिर पावर अडॉप्ट किया गया सीपीसी से, सीपीसी के ऑर्डर 11 और 13 से। इन दोनों रूल एंड ऑर्डर से हमने ये पावर अडॉप्ट किया। इन दोनों ऑर्डर्स की हेल्प से हम जो है रेंट कंट्रोलर, हमसे मतलब ये है कि रेंट कंट्रोलर प्रोडक्शन करवा सकता है डॉक्यूमेंट्स की। तीसरा पावर इंस्पेक्टिंग द साइट। अब आपको याद होगा जो कल हमारे साथ थे लेक्चर में, उनको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 11 के अंडर जो है कोई भी शख्स कोई भी शख्स का से मुराद कोई भी लैंड लॉर्ड जो है अपने टेनेंट की सर्विसेज को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता। लाइट गैस बिजली खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, अगर खत्म करेगा तो आप एप्लीकेशन देंगे, लैंड जो रेंट कंट्रोलर होगा वो नाजिर को अपॉइंट करेगा, उसको साइट पे भेजेगा, बोलेगा घर देखो वाकई डिसकंटिन्यू हुई है या नहीं हुई है। तो जो साइट पे भेजने का पावर है, जो इंस्पेक्ट कर रहा है, अब नाजिर यहाँ पे आया, उसने इंस्पेक्ट किया, देखा कि यार वाकई इसमें यहाँ पे लाइट या वाटर या जो भी जो है गैस वो डिसकंटिन्यू है। अब ये जो मैं अपॉइंट कर रहा हूँ उसको, और उसको मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि जाओ साइट पे और इंस्पेक्ट जाके करो, मैं किस कैपेसिटी में कर रहा हूँ। इसमें तो कहीं भी सीपी सिंध रेंटल प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस में नहीं है
क्या आप ये पावर आपके पास है? तो इसीलिए ये पावर भी हमने सीपीसी से लिया है। ये पावर कहाँ से लिया है? सीपीसी की ऑर्डर 18 रूल 18 में से हमने ये पावर लिया है। एज पर ऑर्डर 18 रूल 18 हम जो है नाजिर को अपॉइंट करते हैं, उसको ऑर्डर करते हैं कि आप इंस्पेक्शन के लिए साइट पे जाओ, देखो क्या है क्या नहीं है, जो भी है। ठीक है, ये तीसरा। उसके बाद जो है हम बात करते हैं चौथा इसका जो पावर है वो है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए क्या होता है, कमीशन बैठती है, रेंट कंट्रोलर सीपीसी में होता है, वही सेम चीज रेंट कंट्रोलर भी करेगा। कमीशन क्यों अपॉइंट करते हैं और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कोर्ट में क्यों नहीं कर रहे, बाहर जाके उसको क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। देखें, ये होता है कि अगर कोई बंदा एक्सट्रीम ओल्ड एज का है, वो बीमार है, उसकी विटनेस, वो विटनेस है, उसकी गवाही चाहिए, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आता, आ भी नहीं सकता, तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है? कमीशन अपॉइंट करती है कि आप जो है जाएं और घर उसके जाके वहां पे उस विटनेस की गवाही लेके आ जाएं। तो वो जो कमीशन अपॉइंट करेगी वो किस कैपेसिटी में करेगी, किस पावर के थ्रू करेगी? वो सीपीसी के सेक्शन 75 फॉलोड बाय ऑर्डर 26 के थ्रू जो है, अंडर जो है, वो उसको कमीशन अपॉइंट कमीशन इशू करती है, ताकि जो है वो जाके विटनेसेस का एविडेंस ले सके। जहाँ दूसरा मैं आपको ऐसे कहूँ कि अगर कोई विटनेस है जो पर्दा नशी है, औरत जो होती है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती या वो कोर्ट्स के चक्कर नहीं लगा सकती, तो उसकी एविडेंस लेने के लिए फिर कोर्ट जो है कमीशन अपॉइंट करती। तो ये सारी चार चीजें थी। ये टोटल चार ऐसे पावर हैं जो कि हमने सिर्फ सीपीसी से लिए हुए हैं। इनके अलावा सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस का अपना प्रोसीजर होता है, अपना सारी चीजें होती है, वो कहीं और से अडॉप्ट नहीं करते। तो आपसे कभी भी कोई भी कहाँ पे भी क्वेश्चन करे कि क्या सीपी जो सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है उनमें सीपीसी अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो आंसर है कि नहीं होता। लेकिन किस हद तक, किसी हद तक जो है वो होता है, उसकी जो पूरा का पूरा हम अडॉप्ट नहीं करते। कुछ पावर्स हैं जो कि हम अडॉप्ट करते हैं, जो कि सेक्शन 20 में बताए गए हैं। सेक्शन 20 हो गया हमारा। सेक्शन 20 के बाद आ जाता है सेक्शन 21 अपील का। ठीक है, देखें, अपील जो है बेसिकली हमने जो भी पढ़ा सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 में हमने देखा कि रेंट कंट्रोलर जो है वो केस चलाता है। वो देखता है कि अगर वाकई टेनेंट जो डिफॉल्टर है उसको निकाल दिया, फाइनल ऑर्डर उसने पास कर दिया, तो फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में अब टेनेंट क्या कर सकता है, उसके पास क्या रेमेडी है? तो उसके पास बेसिकली रेमेडी है अपील की। वो एज पर सेक्शन 21 जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास अपील फाइल करता है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो है वो वो आगे ट्रांसफर करता है अपने जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, एडीजीएस जो होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो जो है वो आपकी अपील सुनते हैं। पहले जो है ये होता था कि अपील जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट जाती थी, लेकिन 2006 के अमेंडमेंट के बाद अब ये जो है डीजे के पास जाती है। ठीक है, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक चीज समझने वाली है। बाकी तो अपील मैंने आपको समझा दी कि किस तरीके से। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जब भी सेक्शन 15 में, आप लाजमी ये चीज सुनिएगा थोड़ा सा गौर से, सेक्शन 15 और 14 इन दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपका केस डिसाइड होता है सेक्शन 15 के अंदर, अगर आप रिजेक्टमेंट का सूट फाइल करते हो, 7 ग्राउंड मैंने आपको बताए थे, उनमें से किसी भी ग्राउंड के ऊपर अगर मान लो कि टेनेंट जो है उसको ऑर्डर किया जाता है कि भाई 2 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आप इसको निकल जाओ और खाली करके इनको दे दो, और टेनेंट जो है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जाके अपील कर रहा है, ठीक है, तो अपील में यहाँ पे जब हम सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे, तो वहां पे अपील में ये कहते हैं कि एपेलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो ऑर्डर पास हुआ है रेंट कंट्रोलर के थ्रू, उसका जो ऑपरेशन है, जैसे उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में कि भाई 20 दिन के अंदर अंदर टेनेंट ने ये घर खाली करना है, तो उस जो टेनेंट है जब अपील करेगा, अपील करने के टाइम पे जो एडीजे होगा या डीजे होगा, जो भी अपील सुन रहा होगा, उसके पास ये पावर होगा कि वो उस ऑपरेशन को सस्पेंड कर सकता है। मान लो अगर मेरे खिलाफ एक ऑर्डर हुआ है कि भाई आपने 30 दिन के अंदर अंदर ये जगह खाली करनी है, मैंने जाके अपील फाइल कर दी उस ऑर्डर के खिलाफ, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब तक अपील मेरी डिसाइड नहीं होगी,
वो जो 30 दिन का ऑर्डर हुआ है कि 30 दिन के अंदर आपने खाली करना है, वो सस्पेंड हो जाएगा। जब तक अपील डिसाइड नहीं होगी मैं यहीं रहूंगा। ये चीज समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों सस्पेंड हो रही है। देखिए क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं खाली करके चला गया, मुझे उन्होंने निकाल दिया, 30 दिन के अंदर अंदर मैं चला गया और मेरी अपील भी पेंडिंग है, मैंने अपील भी फाइल की हुई है, और कल को अपील मेरे फेवर में हो जाती है डिसाइड कि इसमें लैंडलॉर्ड का कसूर है और टेनेंट को यहाँ से नहीं निकाले, फिर क्या होगा? फिर मैं वापस कैसे आऊंगा? तो बेसिक इसका मकसद ये है, इसी वजह से जो इसका ऑपरेशन है वो सस्पेंड होता है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है। ये जो सस्पेंशन है ये सेक्शन 14 पे अप्लाई नहीं करता। मैंने आपको बताया था ना, चार ऐसे कैटेगरी से लैंडलॉर्ड है जिनसे लॉ को बड़ी हमदर्दी है। ठीक है, जब वो अपील जब जब वो जगह खाली करवाने के लिए आएंगे और उनकी जगह जब खाली हो जाएगी, उसके बाद जब लैंडलॉर्ड जो है, वो लैंडलॉर्ड अगर एक मिनट जी, तो देखें इसमें वो जगह जो है वो खाली हो जाएगी, तो लैंडलॉर्ड उसमें जो भी ऑर्डर होगा वो एपलेट कोर्ट उसको सस्पेंड नहीं करेगी। अगर रेंट कंट्रोलर बोल रहा है कि लैंडलॉर्ड को 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर ये जगह खाली करके दे दो, और आप डायरेक्ट चले गए अपील में और आपने जाके अपील फाइल कर दी सेक्शन 14 के अगेंस्ट में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने खाली करनी ही करनी है। आप कोई भी उसमें स्टे नहीं ले सकते, उसके ऑपरेशन को ऑर्डर ऑर्डर के ऑपरेशन को आप सस्पेंड नहीं करवा सकते। बेसिकली ये थी जो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें सेक्शन 21 की अपील की वो मैंने आपसे समझा दी। अच्छा, उसके बाद आप आता है सेक्शन 22 एग्जीक्यूशन के हवाले से, कि जितना भी जब एक ऑर्डर पास हो जाता है, जब फाइनल ऑर्डर पास होता है, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन उसकी होगी वो भी खुद रेंट कंट्रोलर उसकी एग्जीक्यूशन करवाएगा। जितनी भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी वो चीजें जो है वो रेंट कंट्रोलर जो है वो खुद करवाएगा। इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो एग्जीक्यूशन का पावर है, जो एग्जीक्यूशन करवाने के लिए उसको चीजें रिक्वायर्ड है, वो सीपीसी में है। तो इसीलिए इस सेक्शन में भी जो लैंडलॉर्ड है, जो एग्जीक्यूशन करवा रहा है रेंट कंट्रोलर, वो ऑर्डर 21 रूल 104 जो है उसमें जितने भी पावर्स दिए गए ना, उन पावर्स को यूज कर सकता है। समझ गए मेरी बात? अच्छा, उसके बाद आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग सेक्शन 23। अब बेसिकली ये क्या है, देखिए अगर हम इसकी लीगल लैंग्वेज को पढ़ें, इसमें क्या है, द कंट्रोलर एंड द एपलेट अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 48 480 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब आप बोलेंगे सर कहाँ से ग्रांटेड प्रोमिसेस ऑर्डिनेंस, कहाँ सीआरपीसी, कहाँ फिर सीपीसी आ गई? आपने तो बोला था कि सीपीसी इस पे अप्लाई नहीं करता। देखिए बेसिकली इसमें कोर्ट के पास एक पावर दिया हुआ है, कंटेम्प्ट का पावर दिया हुआ है। कंटेम्प्ट के अगर अगेंस्ट में आप जो है एक्शन ले सकते हैं। इसका इतना ही मतलब है। देखें कॉग्निजेंस, अब इसमें ये है कि अगर मान लो आप आपके ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं करती, सिविल प्रोसीजर सिविल कोर्ट आप नहीं है, आप रेंट कंट्रोलर की कैपेसिटी में बैठे हैं, आपके पास कोई पावर नहीं है, आपके पास वही चीजें जो इसमें दी हुई है सिंध रेंट प्रोमिसेस ऑर्डिनेंस में, तो आप किस तरीके से, अगर कोई कल को आके आपके ऑर्डर को नहीं मान रहा, कल को आगे अगर कोई बंदा आके कोर्ट में बदतमीजी करके चला गया आपके साथ, आपके स्टाफ के साथ बदतमीजी करके चला गया, तो आप कंटेंट कैसे लेंगे, क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि मुझे सिंध रेंटेड प्रोमिसेस ऑर्डिनेंस ने कोई पावर नहीं दिया है और मैं क्या करूं, चुप करके बैठा हूं, या तो मैं रिटायर कर देता हूँ, मेरे पास तो कोई पावर है नहीं, कोई भी आके मुझे सुना देता है या मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी कर देता है। तो उस चीज से बचने के लिए सेक्शन 20 ने जो है वो ये कहा है कि इस कंटेंट से बचने के लिए आप जो कॉग्निजेंस लेंगे, आप इस कंटेम्प्ट, सिर्फ इस डोमेन जो आपको बाउंड्री बता रहा हूँ, सिर्फ कंटेम्प्ट के लिए, सिर्फ एक कंटेम्प्ट के लिए आपको सिविल कोड समझा जाएगा। जिस दिन आपका कंटेम्प्ट हुआ, ऐसे समझो उस दिन आप एज ए सिविल कोड, एज ए सिविल कोड जो है उस कैपेसिटी में आएंगे, आपके पास सिविल कोड्स के पावर आ जाएंगे। अब सिविल कोड्स के पावर्स में अगर हम कंटेम्प्ट की बात करें तो क्या है, सेक्शन 480 में हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं,
सेक्शन 195 सीआरपीसी क्या कहता है? सेक्शन 195 सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई भी कंटेंट होता है तो उसका कॉग्निजेंस ले सकता है वो सेक्शन 480 सीआरपीसी के अंडर। बेसिकली इसको थोड़ा सा एम्पावर करना था कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी कंटेंट कर रहा है तो आप इस तरीके से उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ तक हम इसको यहाँ खत्म करते हैं। यहाँ तक जितनी भी सारी चीजें थी, जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने सारे इंपॉर्टेंट, इसके आगे हैं 2-3 सेक्शन और हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन आप जो है जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जुडिशियल इंटरव्यूज के हवाले से, जुडिशियल एग्जाम्स के हवाले से, साथ ही साथ प्रैक्टिस के हवाले से, वो सारी चीजें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं और अच्छे से समझा सकूं। अब इसमें आपकी कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज हम इस टॉपिक को आज यहीं पे खत्म करते हैं। और ये था हमारा आज का सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979, जो कि हमने 2 लेक्चर्स के अंदर अंदर उसको खत्म किया। अब आपको पता चल गया कि क्या टेनेंट के पावर हैं, क्या लैंडलॉर्ड के पावर हैं, और साथ ही साथ जो है किस तरीके से अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो आप किस तरीके से सेफ साइड पे रह सकते हो। अगर आप टेनेंट है किसी जगह पे, अगर आप मेरी तरह किसी जगह पे टेनेंट है तो आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने पावर्स हैं और कितना आप जो है लैंडलॉर्ड को तंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेच्यूट था। प्रैक्टिस में आप जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। डेली बेसिस पे इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। और जुडिशरी के हवाले से भी, एग्जाम्स के हवाले से भी, एकेडमिक साइड के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। तो आई होप कि आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा, दोनों लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास पड़ा हुआ है दुआ मुगल का। अगर आप अभी हैं और तो जरा मुझे बता दें। हाँ, अभी आप अगर सुन रही हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको इसमें एड्रेस कर दूं, आपको क्वेश्चन जो भी क्वेरी है मैं आपको आंसर कर दूं। देखिए इसमें मैडम ये है कि आपके पास आप बेसिकली क्या करते हैं, आप डायरेक्ट जो है कोर्ट में अप्रोच नहीं करते हैं। बेसिकली आपके पास आपका जो भी ग्राउंड है, जैसे पर्सनल यूज का ग्राउंड है या रिकंस्ट्रक्शन का ग्राउंड है या उसको रीबिल्ड करने का ग्राउंड है, वो सारी चीजें पहले आप जो है टेनेंट के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि सर ये प्रेमिसेस मैंने आपको रेंट आउट की थी लेकिन अब ये मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए, ठीक है, आप इसको खाली कर दें। अगर या फिर आप उसको बोल रहे हैं कि सर अब मुझे जो है ये दोबारा घर पुराना हो गया, इसको रिकंस्ट्रक्शन करवानी है, इसको तोड़ के पूरा इसको जो है 4th फ्लोर तक बनवाना है, तो ये आप खाली करवा दो। इन केस अगर टेनेंट खाली नहीं कर रहा तो मजबूरन लैंडलॉर्ड जो है जाके केस फाइल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर टेनेंट खाली कर देता है तो लैंडलॉर्ड को तो कोई केस फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? और उसके बाद अब आप पूछ रही हैं कि अगर टेनेंट ने ऐसे ही खाली कर दिया क्या फिर उसके बाद वो कर सकता है? तो बिल्कुल ऐसे ही कर सकता है। अब देखें, टेनेंट को खाली करवाया गया ये बात बोल के कि हम रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे। टाइम पीरियड जो है जितना भी वो गया, 6 महीने थे, साल था, 8 महीने, जो भी। अब टेनेंट को ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो दोबारा से इसने किसी और को रेंट आउट कर दिया है और इसने मुझे, इसका मतलब ये कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ निकाला है, जो है
गलत तरीके से निकाला है, तो उस पे वो दोबारा से जाके रेंट कंट्रोलर को अप्रोच करेगा, ये सारी चीजें देगा, ये सारी चीजें स्टेब्लिश करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जब वो सारी चीजें स्टेब्लिश करेगा, जो क्योंकि इंक्वायरी हर चीज की होगी, रेंट कंट्रोलर उसके बाद इंक्वायरी बिठाते हैं। आप जाके वो सारी सारी चीजें स्टेब्लिश अगर आपने कर दी कि सर इस टाइम से लेके इस टाइम तक इसका टेनेंट में था, इसने मुझे ये बोल के यहाँ से निकाला, उसके बाद जो है इतने टाइम के अंदर अंदर इसने तो ना कोई रिकंस्ट्रक्शन करवाई है, ना कोई रीबिल्ड करवाया, ना इसने पर्सनल यूज के लिए रखा है, इसने तो दोबारा से इसको सबलेट कर रीलेट कर दिया, ठीक है, रेंट आउट कर दिया दोबारा से। तो अगर आपका केस स्टेब्लिश हो जाता है तो उसको फाइन भी लगेगा और आपको पोजीशन भी रिस्टोर की जाएगी। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन जो है, आपको क्यूरी जो दी थी आपकी, वो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मुझे जरा एक मिनट बताएंगे कि यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं, इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, या प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं? क्योंकि उससे ये होता है कि आइडिया हो जाता है ना कि रेशो क्या है, फिर समझाने में फिर बंदा जो है ना उस लेवल पे समझाता है या उस तरीके से समझाता है, ताकि आप, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो मैं फिर उस लेवल के हिसाब से आपको समझाऊंगा, तो चीजें आपको समझ आएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा सिंपल करके, ताकि आपको इजीली वो चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन इसमें तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैंने दोनों दोनों को साथ लेके चलूं, बिल्कुल पूरा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहरहाल चलें, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। लेकिन सही है, अब आपको दोनों एक्सपोजर्स आ गए, आपको पता है कि आपको पता चल गया कि किस तरीके से लॉ किस तरीके से लिखा, किस तरीके से हुआ है, और उसको प्रैक्टिस में किस तरीके से लिया जा रहा है। यार हारिस भाई, आप, मैं आपको दूंगा नंबर, देखते हैं फिर, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, यहाँ भी लेक्चर्स होते हैं। बात करेंगे इस पे। चले, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करें। और बहुत टफ फील्ड है, प्रैक्टिस में आपको मजा आएगा, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तब जाके आपको प्रैक्टिस में मजा आएगा। अदरवाइज प्रैक्टिस अगर आप ऐसे ही पढ़ बगैर पढ़े और आप चले गए प्रैक्टिस में, तो ऐसे ही आप फिर आपको समझ नहीं आएंगी चीजें कि प्रैक्टिस में चल क्या रहा है और हम पढ़ के क्या है। और दूसरा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जितना भी हमने ये आज तक, क्योंकि हम भी जब प्रैक्टिस, जब हम स्टूडेंट थे तो हमें भी ये सुनने को मिलता था कि यार प्रैक्टिस अलग है, और लॉ जो है हम पढ़ के जो जाते हैं वो अलग है, और प्रैक्टिस बहुत अलग है, और कोई इतना ऐसा फायदा नहीं है पढ़ने का, ये करने का। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतनी प्रैक्टिस आपको अच्छी समझ आएगी, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल होगा। अदरवाइज आपको दोबारा से प्रैक्टिस के टाइम पे फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप बुक्स खोल के बैठ जाएं और ये सारी चीजें, फिर उस टाइम पे फिर आप बहुत परेशान होंगे, तो दोबारा से आपको किताबें खोलनी पड़ेंगी और पूरा पूरा टाइम उनको देना पड़ेगा। तो ये ऐसी कोई भी बातें हो, आप किसी की बातों में ना आए, अच्छे से अपना पढ़ें, और जितनी चीजें कवर कर सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट लॉज है उनको तो लाजमी पढ़ के जाएं। जब भी प्रैक्टिस में आप जाएं, आप पीपीसी, सीपीसी, क्यूएसओ और सीआरपीसी, ये चीजें तो आपको आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद फिर स्पेशल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंध रेंटल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस हो गया, जैसे स्पेशल रिलीफ हो गया, ये सारी चीजें, ये क्योंकि ये लॉज जो है ये डेली बेसिस पे हमारे पास चल रहे हैं, तो ये आपको लाजमी इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और अच्छी बात है आप इस तरीके से ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और अटेंटिव होकर सुन रहे हो, आई मस्ट अप्रिशिएट। और चले, ऑल द बेस्ट, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप, नंबर आपको मैं दे दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंड कर दूंगा, या तो हारिस अहमद। वेलकम हारिस भाई, दुआ
सर लेक्चर वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।